नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम है वो अब पोस्टपोन हो चुका है और इसकी डेट जो है अब 23 अक्टूबर दी गई है। तो इस एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं और क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज 23 सितंबर है और आज से ही मैंने शुरुआत की है आपको ये सीरीज़ देने की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने ये जो सीरीज़ थी जो नेट के एग्ज़ाम का सिलेबस को लेकर के मैंने शुरुआत की थी। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है नेट के सिलेबस में वो है हिंदी भाषा का उद्भव तथा विकास, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट दे दिए थे कम्प्लीटली भाग 1 में। तो आज मैं आपको 51 से फिर शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 51 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-19 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये 51 क्वेश्चन जो है इसका आंसर जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है, तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, बीवी गिरी ने या फिर श्री बीडी जत्ती ने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है घा, ठीक है। तो बीडी जत्ती जो थे इन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है, ठीक है। तो आपको मालूम है कबीर तुलसी देव ये मैथिली भाषा के कवि नहीं है। विद्यापति का नाम मैथिली भाषा में सबसे अधिक आता है। तो इसका आंसर जो है अगला विद्यापति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना गया है। तो ये आप सभी को पता होगा, आगरा मथुरा ये सब ब्रज के आसपास की जो जगह है, यहाँ पर जो भाषा है वो कौन सी भाषा प्रसिद्ध है, वो है जो यहाँ की भाषा है वो कौन सी है, तो वो भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, ये सबको पता है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही। काव्य भाषा के पद पर यानी काव्य भाषा जो रही सबसे ज़्यादा समय तक, ऐसी कौन सी बोली थी, तो वो बोली थी ब्रज भाषा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठित रही ब्रज की बोली रही काव्य भाषा के पद पर। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये कौरवी, बांगरू, मेवाती और अवधी। तो आप सभी को पता होगा कि खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर का बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया, ठीक है। तो देखिए खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है, कई एग्ज़ाम्स में आ भी चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बनता है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई है, ठीक है। तो परिनिष्ठित संज्ञा जो है किस बोली को प्राप्त हुई है। देखिए आपने सुना होगा परिनिष्ठित परिष्कृत भाषा, ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया है बोली का, तो ये वास्तव में है, इसका आंसर कौरवी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कौरवी, क्योंकि कौरवी को ही परिनिष्ठित भाषा का नाम दिया जाता है। ये शुद्ध खड़ी बोली होती है कौरवी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है पुष्टि मार का जहाज किस कवि को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपके सामने आया है। ये सूरदास ही हैं, ये आपको पता है, ब्रजभाषा के कवि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 59 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो आपको ये बात पता होगा कि खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा किस में दिया था। ये जब मैंने आपको द्विवेदी युग पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है द्विवेदी युग, ठीक है, क्योंकि द्विवेदी युग में ही वास्तव में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा दिया गया। फिर है अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। देखिए अवधी जो भाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। खस अपभ्रंश है या मागधी अपभ्रंश है या शौरसेनी अपभ्रंश है या अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो इसका जो सही आंसर है वो है घा, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है इससे ही विकसित हुई है अवधी, ठीक है।
उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो भोजपुरी जो है शौरसेनी से हुई है, मागधी से हुई है, अपभ्रंश या फिर खस अपभ्रंश से हुई है, उपनागर से हुई है। तो भोजपुरी जो है वो मगध की भाषा है, आप सभी को पता है, ठीक है। मगध प्रदेश आता है, जो बिहार का प्रदेश है वो मगध प्रदेश कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मागधी अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। नंबर 1 शौरसेनी, अर्धमागधी, खस या मागधी। तो बुंदेली जो भाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उसके बाद फिर है कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगर कन्नौजी की बात करें तो आपको मालूम है कन्नौजी जो है वो पश्चिमी बोली में आती है, ठीक है। तो कन्नौजी जो बोली है वो किससे विकसित हुई है, वो भी शौरसेनी से ही जो है विकसित हुई है, ठीक है। जितनी भी पश्चिमी बोलियाँ हैं मैक्सिमम सभी शौरसेनी से ही विकसित हुई हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। मराठी, द्रविड़, कन्नड़ और मलयालम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी जो भाषा है, बोली है, वो द्रविड़ परिवार से नहीं है, ठीक है। तो द्रविड़ परिवार से जो बोली नहीं है वो कौन सी है, वो है मराठी, ठीक है। मराठी बोली जो है ये द्रविड़ परिवार में नहीं आती है। द्रविड़, कन्नड़ और मलयालम ये आती है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो इसका आंसर 1955, 1965, 1970 या 1980। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा होना चाहिए 1955, ठीक है। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है उसे क्या कहा जाता है। तो सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है उसको वास्तव में क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। मतलब जो राजकाज के कार्यों में जो भाषा स्वीकृत होती है उसको राजभाषा कहा जाता है। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, मराठी, संस्कृत, तमिल या फिर हिंदी। तो देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये जो अगर आप मराठी भाषा को देखेंगे उसके शब्दों को तो कहीं ना कहीं देवनागरी की छाप नज़र आती है। संस्कृत में भी आती है, हिंदी में भी आती है, लेकिन तमिल भाषा जो है इसमें देवनागरी की छाप हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, गा है। फिर आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है, ठीक है। तो कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है, पाली, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश तथा वैदिक संस्कृत। तो आपको मालूम है कि जो वैदिक संस्कृत है हमारी, ये जो भाषा है वैदिक संस्कृत, ये सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा है, सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषा मानी जाती है वैदिक संस्कृत, ठीक है। फिर है हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब, ठीक है। तो हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है। तो अगर हम राजभाषा की बात करें तो जो हिंदी है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन पंजाब जो है, पंजाब की ये राजभाषा नहीं है। कौन सी ये जो है देखा जाए हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, तो पंजाब की नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देखिए 70 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, पंजाबी, तेलुगु, तमिल या फिर हिंदी। तो देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा है वो है हिंदी, ठीक है। फिर है बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या शौरसेनी अपभ्रंश से। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है खा, ठीक है, पाली। देखिए एक क्वेश्चन जो था पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, ये जो क्वेश्चन था 20 बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो इसको मैंने गलती से जो है इसको शायद प्राकृत आपको बता दिया था, जबकि इसका जो आंसर है वो पाली है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की भाषा जो है वो पाली है, मैंने शायद गलती से ये प्राकृत बोल दिया था, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा बनता है कि हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं, बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो हिंदी का सर्वाधिक विरोध जो है वो किस प्रदेश के लोग करते हैं,
तो इसका सही आंसर जो है वो तमिलनाडु है। बंगाल में भी हिंदी बोली जाती है, पंजाब में भी, आंध्रा में, लेकिन तमिलनाडु में जो है वो हिंदी का विरोध किया जाता है। ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि में हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी या खरोष्टी? तो जितनी भी अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास वास्तव में ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? तो संविधान में जो हिंदी को दर्जा मिला है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, दोनों या कोई नहीं? तो संविधान में वास्तव में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? तो इसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है संविधान को। ठीक है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। फिर आगे चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है। तो हिंदी संविधान की बात अगर करें तो उसमें राजभाषा ही है। ठीक है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय में आएगी या इंडोचीन में आएगी, द्रविड़ या ऑस्ट्रिक? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर जो है वो होना चाहिए भारोपीय। ठीक है। तो ये भारोपीय में आती है। अगर आप इसकी अच्छी जानकारी और लेना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो है मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है। पूरी हिंदी का जो हिंदी हमारी जो मातृभाषा है, ये कैसी भाषा है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ है और विकास कैसे हुआ, ये सभी मैंने आपको उसमें बता रखा है। तो भारोपीय भाषा है इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? ठीक है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? किलात्मक है, अक्षरात्मक है या ध्वन्यात्मक है या संकेतात्मक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, देवनागरी लिपि जो है वो वास्तव में आपको देखने से ही पता चलता होगा कि ये अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो कोई संकेत बनाए जाते हैं, ना कोई ध्वनि के ऐसे संकेत नज़र आते हैं। ये अक्षर वाले संकेत इसमें नज़र आते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण है। प्राकृत का जो सबसे प्राचीन व्याकरण है वो किसने लिखा था? हेमचंद ने, उमापति ने, भरत मुनि ने या फिर वररुचि ने? तो इसका जो सही आंसर जो हमें लगाना चाहिए 77 का, वो होगा वररुचि। ठीक है। क्योंकि वररुचि ने प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण को लिखा था। ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? हिंदी की आदि जननी कौन है? ये आपको पता ही है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है, सभी को पता ही है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में, नागपुर में, मॉरिशस में या फिर नई दिल्ली में? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था नागपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है। तो साहित्य अकादमी की जो स्थापना है 1954, 1955, 1947 या 1962? तो इसकी जो स्थापना है ये वास्तव में 1954 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ, नागपुर में हुआ, न्यूयॉर्क या फिर इटली? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था लंदन में। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कही जाती है? गधे की होठ वाली लिपि किस लिपि को कही जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है खरोष्टी लिपि को। ठीक है। जो खरोष्टी लिपि है उसको गधे की होठ वाली लिपि भी कहा जाता है। फिर है बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? बैसवाड़ी खड़ी बोली का, अवधी बोली का, ब्रज या कुमाऊनी? तो ये अगर आप मेरा हिंदी भाषा का इतिहास जो मैंने आपको वीडियोस दिए हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप अवधी भाषा का जो मैंने पूरा आपको व्याख्यान दिया है अवधी भाषा का, तो आप देख सकते हैं उसमें बैसवाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो वास्तव में बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ये अवधी का दूसरा नाम है। फिर है जाटू किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली का, राजस्थानी का, गढ़वाली का या बांगरू का? तो जाटू बोली जो है वास्तव में ये वास्तव में खड़ी बोली है। आपको मालूम है बांगरू जो है वो हरियाणवी बोली को कहा जाता है और जाटू इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर जाट संप्रदाय अधिक रहता है, तो इसीलिए जाटू भी कहा जाता है बांगरू को। ठीक है। और उसको हरियाणवी भी कहा जाता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, सदल मिश्र के नासिकेतो पाख्यान में या फिर कालिदास के ऋतु संहार में? तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो वास्तव में कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, उन्होंने सबसे पहले व्याकरण लिखी थी संस्कृत की उसमें, और
लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख उसी में मिलता है। उसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा। हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा जो कहने वाले थे वो सदल मिश्र थे, धीरेन्द्र वर्मा थे, अकबर थे, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया था? तो इसका सही आंसर है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा गया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यापति पदावली की भाषा है। विद्यापति पदावली आपको मालूम है मैथिली में ही लिखी गई है। ठीक है, ये आदिकाल के क्वेश्चंस मैंने आपको सभी लाइव क्लास दे रखी हैं, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। उर्दू की लिपि कौन सी है? नागरी है, फारसी है, खरोष्टी है, हिंदी है? तो उर्दू जो लिखी जाती है, जो उर्दू लिपि जो लिखी जाती है वो वास्तव में फ़ारसी में लिखी जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, कुटिल लिपि से विकास हुआ। कुटिल लिपि से विकास किसका हुआ? देवनागरी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का, रोमन लिपि का, या फिर फारसी लिपि का? तो कुटिल लिपि का जो विकास हुआ था वो हुआ था देवनागरी लिपि का। कुटिल लिपि से ही विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। ठीक है। तो ये दो नाम आते हैं देवनागरी लिपि के विकास में, एक कुटिल लिपि और दूसरी ब्राह्मी। ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर अब भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बिहारी हिंदी, उत्तरी हिंदी, पश्चिमी व पूर्वी हिंदी, या दक्षिणी हिंदी? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो है वो कही जाती है पश्चिमी व पूर्वी हिंदी। ठीक है। पश्चिमी व पूर्वी हिंदी को हिंदी भाषा कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्योर हिंदी ये भाषा अगर हम कहें तो पश्चिमी और पूर्वी हिंदी मानी जाती है। ठीक है। बाकी बिहारी, उत्तरी और दक्षिणी ये पूरी तरीके से जो प्योर हिंदी है उसको नहीं माना जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है शतम भाषा समूह में कौन से वर्ग आते हैं? तो शतम भाषा समूह में देखिए भारोपीय, एशिया, ईरानी, भारतीय या फिर नेपाली? तो शतम भाषा समूह में वास्तव में ईरानी और भारतीय भाषाएं आती हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अक्सर पूछा भी जाता है, और ये पीजीटी की परीक्षाओं में और नेट की परीक्षा में आ चुका है। तो शतम भाषा समूह अधिक पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ईरानी और भारतीय भाषाएं वो शतम भाषा समूह में आती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आज मैंने आपको इतने क्वेश्चंस कराए हैं, तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको और अन्य क्वेश्चंस दूंगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई थिंक हम लोगों को इस समय लगभग 1 महीने में हमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। अगर हम 5-6 हज़ार क्वेश्चंस निपटा देंगे तो आई थिंक इतने कम समय में हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके बाद मैं आपको और अन्य क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो थोड़ा सा अभी मैं बीच में जो है वीडियोज़ नहीं दे पा रही थी कुछ कारणों से, लेकिन अब एग्ज़ाम तक आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, और रोज़ाना 2 या 3 वीडियोस आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लगातार, और मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस और ट्रिक्स दूंगी आपको, तो आप लगातार जो है इन क्वेश्चंस को करते रहिए। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं वही मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो है मेरा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो एक कहना चाहिए स्रोत हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।